नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इन ऐप पर काफी युवा सक्रिय थे, ऐप का यूज कर रहे थे और इसके यूज हो गए थे। लेकिन अब इस प्रतिबंध के बाद देश में युवाओं में इसका क्या असर होगा, इन सभी बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से 59 चीनी ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये अभी क्यों लगाया गया? देखिए, चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, उस पर जो जन भावनाएं हैं वो चीन के को लेके थोड़े से लोग उद्वेलित हैं। और ऐसी अवस्था में जब हम देखते हैं कि हम चीन के मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, चीन के ऐप का उपयोग कर रहे हैं, इन ऐप के माध्यम से अश्लीलता भी फैल रही है। पिछले कुछ दिनों से ये जो ऐप हैं जो प्रतिबंधित किए गए हैं, उनमें सरकार के विरोध में भी लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे हैं। तो इन ऐप का जो सबसे बड़ा प्रयोग हो रहा था कि आम आदमी करने लगा था, और वो अपनी बातें कहने के लिए उसके लिए एक सबसे अच्छा माध्यम बन गया था ये ऐप। तो बहुत बड़ी एक सरकार के खिलाफ भी अश्लीलता भी और एक अराजकता की स्थिति इंटरनेट की दुनिया में ऐप के माध्यम से बनने लगी थी। शायद सरकार ने अभी वो उपयुक्त समय समझा कि इसके ऊपर आसानी से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। कहा जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा था। यदि ऐसा था तो ये ऐप अभी क्यों बैन लगाया गया? पहले से ऐप चल रहे आ रहे हैं। देखिए, भारत सरकार जब किसी भी सिस्टम को अपने भारत में आने की अनुमति देती है, और विशेष रूप से जहां कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहता है और इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, तो जब इन ऐप्स को भारत आने की परमिशन दी गई थी और इन्हें रोका नहीं गया, तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कि यदि उन्हें ये आशंका थी कि चीन में इसके सर्वर हैं और चीन से वो डाटा लीक हो सकता है, इसलिए तभी इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन तब परमिशन दी, और परमिशन भी इस तरीके से दी कि उसमें कुछ भी परोसा जा रहा था। सरकार ने उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया। लेकिन अभी जब एकाएक चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, तब इस 59 ऐप को रोक देने से ये एक राजनीतिक रूप से भी मामला तूल पकड़ने लगा है। तो इसको लेके अब ये कहा जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरा थी, और इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि यदि ये कंपनियां अपने वैधानिक स्वरूप को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाती हैं, तो वहां से इन्हें कोई रेमेडी ना मिले, और सुरक्षा व्यवस्था के कारण ये अपने जो अधिकार हैं व्यापारिक उसको लेके वो प्रतिबंध को आगे भी चलता रहे जब तक सरकार इसको चलाना चाहे। भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, उसमें इन ऐप्स की जो भूमिका है बहुत ही कम है, आप बोले बहुत ही नगण्य है। तो उसके बाद भी अन्य कोई प्रतिबंध सरकार ने नहीं लगाया ऐप के अलावा? देखिए, ऐप तो बहुत छोटा सा माध्यम है कि ऐप के माध्यम से जो अश्लीलता फैल रही थी या डाटा लीक होने की बात ये कही जा रही थी कि उससे डाटा लीक हो जाएगा, तो अभी तक पिछले वर्षों में हम देखें तो हमारा डाटा गूगल से भी लीक हुआ, फेसबुक से भी हुआ, आईफोन से भी हुआ, और इन ऐप से भी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं वो भारत के सारे लोगों का डाटा लेके, और भारत के नागरिकों की वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनका आम जनजीवन कैसा है, इसको लेके कई बार पहले भी डाटा लीक हो चुके हैं, और इसके प्रमाण भी सरकार के पास हैं। लेकिन उन सब में प्रतिबंध नहीं लगा। केवल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से यह माना जा रहा है कि सरकार को इन ऐप से शायद प्रतिबंध लगा देने की, ये पूरे 59 ऐप जो हैं वो चीन के हैं, तो एक जन समर्थन मिलेगा सरकार को। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 महीने में ऐप के माध्यम से जिस तरीके से सरकार के विरोध में एक वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है, उससे भी निपटने का ये सरकार का प्रयास है। जी, आपने जैसे शुरू में कहा कि इस ऐप के माध्यम से अश्लीलताएं भी फैलना शुरू हो गई थी, और ऐप पर अश्लीलता फैल रही थी, युवाओं का बहुत ज़्यादा समय इस ऐप को यूज़ करने में बर्बाद हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऐप को पहले बैन करने के लिए कहा है सरकार को, इसका भी बैन नहीं किया गया था, अचानक से बैन क्यों? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने व्यापार संधि कर रखी है, और हम सारी कंपनियों को बिना किसी भेदभाव के यहाँ लाके एक बाजार दे रहे थे, तो अभी तक भारत सरकार के लिए शायद बाजार सबसे बड़ा था। तो बाजार के होते हुए
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना कि इन ऐप्स के माध्यम से अश्लीलता भी फैल रही है, लोग अपने कोई भी कार्यक्रम डाल रहे हैं, और इसके बावजूद भी सरकार ने तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और आज जब 59 ऐप पे कार्रवाई की है और बाकी के और कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, इसलिए इन ऐप के प्रतिबंध पे अब सवालिया निशान भी उठने लगे हैं। एक चीज और है कि इस ऐप के प्रतिबंध के पीछे क्या कोई राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है? हाँ, पिछले कई माहों से सरकार के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है। अब मीडिया में ऐप के माध्यम से लोग, कोई भी आदमी होता अपनी बातें कह पाने का, उसके पास एक माध्यम हो गया, और वो अपनी तरीके से इन ऐप्स में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बात वैसे ही कह पाता है जैसे टेलीविज़न चैनल या और दूसरे प्लेटफॉर्म कहते थे। तो अब ये मीडिया हाउस का बहुत सारा काम व्यक्ति के खुद के नियंत्रण में हो गया, और इसको रोक पाना सोशल मीडिया में बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन ऐप की लिंक जो हैं वो फेसबुक में भी चली जाती हैं, यूट्यूब में भी चली जाती हैं, गूगल में भी चली जाती हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सब जगह जा रही हैं। तो एक ऐसा वातावरण बन रहा है जो सरकार के खिलाफ भी बन रहा है, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक सरकारी कोशिश हो सकती है कि ऐप्स के माध्यम से जो लाखों युवा जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, वो आक्रोश व्यक्त करने के प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। सर, चीनी ऐप्स का बैन लगाना कितना कुछ कारगर हो सकता है सरकार के लिए? देखिए, जिस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में हमने सारी तकनीकी को विदेशियों के हवाले कर रखा है, तो मैं ये कहता हूँ कि इनसे हमें भारत में कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। भारत सरकार के जो संसाधन हैं, भारत के लोगों के जो संसाधन हैं, भारत एक चरोखर के रूप में सारी दुनिया के देशों के लिए एक चरोखर बन के रह गया है। तो चीन के लोग आए, वो वहाँ से ऐप लेके आए, उनको सरकार की जो नीतियाँ हैं वो विदेशियों को आगे बढ़ाने की हैं। लेकिन जब हम भारत के लोगों को इन्हीं सब टेक्नोलॉजी को लेके कोई बात करते हैं, तो सरकार की तरफ से चूंकि कोई इन्हें सहयोग नहीं मिलता है, इनके लिए लाइसेंस की शर्तें अलग हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए लाइसेंस की शर्तें अलग हैं। इसलिए जो भी विदेशी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया के या ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर, तो इनके और भारतीय लोगों के कानून में बहुत फ़र्क होने से ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और भारत सरकार को भारतीय लोगों को, और भारत में सर्वर हों, भारत के लोग काम करें, भारत की आवश्यकताओं के अनुसार काम करें, इस तरीके की टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने के लिए भारतीय युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपने यहाँ से पूछना चाहूँगा कि आप बहुत लंबे समय से देखते आए हैं सरकार को, पुरानी सरकार को भी देखा है, आप किस तरीके से देखते हैं कि पहले भी सीमा विवाद होते थे 1962 में, अभी भी होते हैं, तो इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है? नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि चीन भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापार कर रहा था जी। हमारी सीमाएं लगी हुई थी, और चीन को पिछले 6 वर्षों में जितना व्यापार बढ़ा है उसका, वो किसी अन्य देश में इतना व्यापार नहीं बढ़ा, और बल्कि व्यापार के असंतुलन में भारत को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा था। लेकिन ये कहते हैं समय अपनी गति से चलता है। कोरोना संक्रमण के बाद अमेरिका ने जो चीन के ऊपर हमले किए, और उसमें अमेरिका ने भारत को अपने साथ शामिल करने का जो प्रयास किया है, उसके बाद से चीन और भारत के संबंध दिनों दिन खराब हो रहे हैं, और हम एक हिसाब से अमेरिका के मोहरा बन के, और शायद इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका के साथ जुड़ने के कारण चीन और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं, जिसका असर अब सब तरफ देखने को मिल रहा है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि 59 चीनी ऐप का विरोध करना या इनका बैन करना किस तरीके से आने वाले समय में नुकसानदायक है, और किस तरीके से चीज़ें और आगे देखने को मिलेंगी। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही।